हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। इससे पिछले सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पूरी अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सारे वन शॉट वीडियोस हैं, आप लोगों के एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो जब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि तीन टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसको फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। अब आपने कहा सर फ्री इकोनॉमी से हमारा क्या मतलब है? फ्री इकोनॉमी से हमारा मतलब है जो इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ऑपरेट होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना के बराबर होता है, कम से कम होता है, मिनिमम होता है। आप अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं और जो रिसोर्सेज है उन पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। और सोशल वेलफेयर यहाँ नेग्लेक्ट हो जाता है, जिसको कलेक्टिव इंटरेस्ट कहते हैं, वो नेग्लेक्ट हो जाता है। यहाँ कंज्यूमर किंग रहता है और कंज्यूमर सोवरेन रहता है। कंज्यूमर को जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वो उसको मिल जाएगा। और जो प्रोड्यूसर है ही इज फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऑल दी डिसीजन विल बी टेकन बाय द डिमांड एंड सप्लाई हेयर। तो ये मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे कलेक्टिव इंटरेस्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? उनके ऊपर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऑल दीज डिसीजंस विल बी टेकन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। के इकोनॉमी के सोशल वेलफेयर को माइंड में रखकर सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो यहाँ कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ कंज्यूमर किंग नहीं होता है। यहाँ कंज्यूमर को वही सामान कंज्यूम करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट चाहती है, प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा जो गवर्नमेंट चाहती है। तो यहाँ पर कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, पर यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव जो है नेग्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, इन द सेंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। टॉक अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया तो हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट ओनरशिप वर्क करेगी और कुछ एरियाज में गवर्नमेंट वर्क करेगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज हैं, तो वहां पर वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। बट एट द सेम टाइम राशन की दुकान भी है जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। जहां पर बड़े बड़े क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, विल टेक केयर ऑफ द मिडिल क्लास एंड द पुअर क्लास पीपल। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट भी कर सकते हैं, पर जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल गवर्नमेंट करेगी। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि दोनों जो सिस्टम्स हैं दोनों के बेनिफिट यहाँ मिल जाते हैं। बट सबसे बड़ा डिमेरिट ये रहता है कि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो उसके अंदर करप्शन, या फिर हम बात करें कि भी वहां ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिलेज रहते हैं और इनएफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। तो जो हमने 5 ईयर प्लान्स जो स्टार्ट किए वो 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, और हमारा जो फर्स्ट प्लान लॉन्च हुआ 5 ईयर प्लान, दैट वाज लॉन्च्ड इन द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1951। तो जब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की, तो 5 ईयर प्लान्स के कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो व्हाट आर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और द कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स? फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग की गई, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी द टाइम व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट। तो आर इकोनॉमी वाज स्टेगनेंट। तो दैट टाइम आर प्लानिंग कमीशन डिसाइडेड कि भी हमको जो प्लान करना है वो नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर करना है कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है। तो हमें सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को उन एरियाज में लगाना है जो हमारी नेशनल प्रायोरिटी है। तो जीडीपी को ग्रो करना आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहा जो आपके 5 ईयर प्लान्स का। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उसको अलाइन करना, जो टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है उसके साथ अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी उसके साथ जोड़ना।
देन सेल्फ सफिशिएंसी, ये भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान का माना जाएगा, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत, लाइक दैट। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना हर एरिया में। देन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस के रिच और पुअर के गैप को फिल करना, कम से कम करना। दैट इज वाई कि गवर्नमेंट जो है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करती है और उनको सब्सिडीज वगैरह देती है, और इसके अलावा जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलाउंस वगैरह देती है, और रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ज्यादा टैक्सेस लगाती है। तो कोशिश की जाती है, या फिर जो आपके लग्जूरियस आइटम्स है उन पे ज्यादा टैक्सेस हैं, जो आपकी बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स है उन पे कम टैक्सेस है। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड के इकोनॉमी के अंदर जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, के रिच और पुअर के बीच के गैप को फिल करना या कम करना। पूरी तरह से तो हम नहीं खत्म कर सकते, बट कोशिश की जाएगी कि उसको कम से कम किया जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। देखिए हमारा एग्रीकल्चर कैसा था, हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से बैकवर्ड था। जब जो ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट किया, उस टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो सबसिस्टेंस आउटलुक था, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थे, हमारा जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी कम था, और आपका जो जमींदारी सिस्टम वाज देयर। तो क्या चेंजेस आए 1950 से 1990 के बीच में? लैंड रिफॉर्म्स किए गए। क्या किए गए? लैंड रिफॉर्म्स किए गए। लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहली बात, जिन जमींदारों के पास ज्यादा जमीनें थी उन पे एक सीलिंग्स लगा दी गई कि एक पर्टिकुलर पर्सन या एक फैमिली एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा लैंड ऑन नहीं कर सकता। देन आपका एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज को हटाया गया, और जो लैंडलेस पीपल थे उनको लैंड प्रोवाइड की गई। और इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, जिन पे जमीन के टुकड़े जो स्कैटर्ड थे अलग अलग प्लेसेस पे, एट वन प्लेस उनको जमीन प्रोवाइड की गई। रेगुलेशन ऑफ रेंट बना दिया गया, जिसके अंदर टोटल क्रॉप का 1/3 से ज्यादा रेंट नहीं ले सकते हैं, नहीं चार्ज कर सकते हैं, और कोऑपरेटिव फार्मिंग पे जोर दिया गया। तो ये हमारी जो सिचुएशन रही है वो 1950 से 1990 की ही हम बात कर रहे हैं कि क्या चेंजेस आए एग्रीकल्चर के अंदर। देन बात आई कि पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स का जो इंप्लीमेंटेशन हुआ वो पूरी तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ जो जमींदार थे उन्होंने अपने आप को जमींदार ना दिखाकर कल्टीवेटर दिखा दिया। कुछ जो जमींदार थे उन लोगों ने अपने नियर एंड डियर जो भी थे, जो रिलेटिव्स वगैरह के नाम पे जमीनें कर दी। मोर ओवर कुछ लोग कोर्ट्स में जाकर उन लोगों ने स्टे ले लिया, ताकि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए कि वो सिचुएशन से कैसे फेस कर पाए उस सिचुएशन को। तो पूरी तरह से इंप्लीमेंट ये नहीं हो पाया, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन माना गया। देन हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया वो दो फेजेस में आया। एक आपका 60s से 70s के फेज में आया, और दूसरा 70s के 80s के फेज में आया। तो जो 60s से 70s के फेज में आया वो सारी क्रॉप्स पे नहीं आया और पूरे कंट्री में नहीं आया, और 70s से 80s के फेज में जो आया वो ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में आया और मैक्सिमम क्रॉप्स पे आया। तो दो फेजेस में आया। तो इसके अंदर बात की जाएगी कि एलिमेंट्स क्या थे। पहला था HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज किया गया, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, और इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपेंड किया गया। तो ये इसके मेन एलिमेंट थे। किसके? आपके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो मेन एलिमेंट्स थे। दो फेजेस में आया, मैंने आपको बताया। जो पहले फेज में आया वो मेनली दो क्रॉप्स पे आया, व्हीट एंड राइस पे, और पूरे कंट्री में नहीं आया। पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु में आया। बट सेकंड फेज में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस था। सेकंड फेज में उन्होंने क्या किया कि जो वीक हमारा जो किसान था, जो थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में जो सारा बेनिफिट उठाया वो रिच किसानों ने उठाया। तो जो पुअर किसान था उन लोगों को इजी लोन प्रोवाइड किए गवर्नमेंट ने, और उन लोगों को सब्सिडाइज रेट पे उन लोगों ने गवर्नमेंट ने उनको इनपुट्स प्रोवाइड किए। तो जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि वो पूरे कंट्री में भी आया और मैक्सिमम क्रॉप्स पे भी आया। तो दैट वाज व्हाट कॉल्ड सेकंड फेज। तो इसमें स्मॉल फार्मर्स को इनपुट इजी रेट्स पे प्रोवाइड किए गए। फायदा क्या हुआ? देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा तो हुआ। क्या फायदा हुआ? हमारा जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे इन्होंने बोला कि आपका 2021-22 में ये 3507 केजी पर हेक्टेयर हो गया, जो कि नियर बाय 660 केजी पर हेक्टेयर था 1951 में। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन उसी लैंड एरिया में हुआ। जो 660 केजी पर हेक्टेयर था वो 3507 केजी पर हेक्टेयर हो गया 2021-22 में। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही इंपैक्ट है। देन सब्सटेंशियल राइज इन द एक्रिएज, एरिया अंडर कल्टीवेशन भी बढ़ा। पहले क्या होता था, किसानों को अपनी जमीन को एक क्रॉप को कट होने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता था ताकि उसकी फर्टिलिटी दोबारा से गेन
हो जाए। बट जो HYV सीड्स थे और जो न्यू सिस्टम था पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का, और आपका जो जो यूरिया जिसे हम बोलेंगे, आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, फर्टिलाइजर्स का ये इम्पैक्ट पड़ा कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप इमीडिएटली एक क्रॉप को कट करने के बाद दूसरी क्रॉप को बो सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया। जहां आप साल में एक फसल बोते हैं तो आप 2 बोने लगेंगे, तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड सब्सटेंशियल राइज इन द एग्रीएज, एरिया अंडर कल्टीवेशन। सबसिस्टेंस फार्मिंग से ये कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर गया, किसान के पास अब ज्यादा सरप्लस आउटपुट होने लगा। तो जब ज्यादा सरप्लस आउटपुट होगा तो वो उसे सेल करेगा, तो दैट इज उनका जो आउटलुक था, जो कि जीवन निर्वाह करना है, सबसिस्टेंस आउटलुक था, वो कन्वर्ट हो गया कॉमर्शियल आउटलुक में। टॉक अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन। फूड ग्रेन में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, जहां हम फूड ग्रेन को दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्टर बन गए, तो दैट इज सेल्फ सफिशिएंट ऑफ द फूड ग्रेन्स। इसके फायदे, जैसा मैंने आपको बताया, फायदे थे, बट इसके कुछ कमियां भी रह गई। एक तो लिमिटेड क्रॉप्स पे आया, सारी क्रॉप्स पे नहीं आया। मैंने आपको बताया व्हीट और राइस पे मेनली आया, पूरे कंट्री में नहीं आया। मेनली हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में आया, पूरे कंट्री में ये नहीं आया। देन लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, इसका फायदा केवल लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन ने उठाया। जो अमीर किसान थे उन लोगों ने ही इसका पूरा मैक्सिमम बेनिफिट उठाया। जो गरीब किसान थे उन लोगों को मैक्सिमम इनपुट मिल ही नहीं पाए, या उनको टेक्नोलॉजी के साथ अलाइनमेंट हो नहीं पाया। तो इससे हमारे जो किसान थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, रिच किसान और पुअर किसान, दैट इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमिक डिवाइड। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन रहा, नुकसान रहा। अगला पॉइंट है कि जो सब्सिडी दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो पॉइंट आता है कि इट्स ए वर्च्यू और ए वाइस। तो ए वाइस इफ वी टॉक अबाउट, तो आर्ग्यूमेंट्स बाय अपोनेंट्स, जो इसको बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, वाइस मीन्स ये ठीक नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इसके कुछ नुकसान क्या रहे। तो एक तो गवर्नमेंट के जो खजाने के ऊपर, जो एक्सचेकर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, गवर्नमेंट को जब सब्सिडी देनी पड़ती है तो जो गैप है वो गवर्नमेंट को अपने खजाने से फिल करना पड़ता है। दूसरा, इससे मिस एप्रोप्रिएशन बेनिफिट, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो बेनिफिट है वो केवल रिच किसानों ने, जो रिच फार्मर्स हैं उन्होंने ही उठाया। तो इससे जो मेन बेनिफिशियरी होने चाहिए थे, जो पुअर किसान, वो नहीं हो पाए। दूसरा, जब कोई चीज सस्ती आपको मिल जाती है तो उसका वेस्टफुल कंजम्पशन भी होता है। ये भी कुछ लोगों ने बोला कि भी इसलिए सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। बट कुछ कहते हैं कि ये अभी भी वर्च्यू है। क्यों? क्योंकि किसान अभी भी गरीब है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि अगर इसको हटाया गया तो रिच और पुअर किसान के बीच का गैप जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए रिस्की है कि अगर आप इसको हटाएंगे तो इसका जो है फार्मर जो है, क्योंकि अभी भी पुअर है, तो अभी भी उसके लिए सब्सिडाइज रेट पे ही ये लेना पॉसिबल हो पाएगा। अगला हमारा टॉपिक, अब एग्रीकल्चर का टॉपिक हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री का जो सिस्टम आया 1950 से 1990 का, तो इसके अंदर जो मेन रोल दिया गया वो किसको दिया गया? पब्लिक सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का रोल सेकेंडरी बनाया गया। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर ही डेवलपमेंट का काम करना था। ये पॉइंट तो क्लियर है। और अब पॉइंट ये आता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल मेन क्यों रखा गया? क्योंकि पहली बात तो ये है कि लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर के पास उतनी कैपिटल नहीं होगी। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री को छोड़ा तो हमारा कंट्री तो ऑलमोस्ट जो है, हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी, उसमें ग्रोथ थी ही नहीं, वाइब्रेशन थी ही नहीं। तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत थी, और प्राइवेट सेक्टर के पास तो पैसा था ही नहीं, लैक ऑफ कैपिटल थी। दूसरा रीजन है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। अब जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो तो बैकवर्ड एरियाज में जाके इन्वेस्ट करेगा नहीं, उसको तो अर्बन एरियाज में इन्वेस्ट करना है। तो उसके पास जो एक तरह से, जब उसके पास इनकम कम है तो उसके पास इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। भाई वो इन्वेस्ट ज्यादा करेगा नहीं, उसके पास फंड्स भी कम है, और फिर वो अगर बैकवर्ड एरियाज में जाके इन्वेस्ट करेगा तो उसको इंड्यूसमेंट आएगी नहीं। तो इसलिए भी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का मतलब है कि अगर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रिक्वायर्ड है तो पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, ताकि सोशल जस्टिस भी मेंटेन हो। अगला हमारा टॉपिक है आईपीआर, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। जो पहला इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन पास हुआ वो हुआ 1948 में, बट जो ये वाला हुआ ये 1956 में हुआ। और इसमें इन्होंने 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया। पहला क्लासिफिकेशन वो जिसमें केवल पब्लिक सेक्टर की कंपनीज रहेंगी, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड डिफेंस। सेकंड कैटेगरी में वो कंपनीज रहेंगी जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर ही प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें पब्लिक सेक्टर अपना मेन रोल प्ले करेगा। और तीसरी कैटेगरी में केवल वो टाइप के जो एरियाज रहे जिसमें केवल प्राइवेट सेक्टर ही इन्वॉल्व होगा, पब्लिक सेक्टर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा।
तो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया। मोर ओवर इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना जरूरी था, ना केवल उनको लाइसेंस अपनी नई यूनिट लगाने के लिए लेना था, मोर ओवर अगर उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सटेंड करना था उसके लिए भी उनको लाइसेंस लेना जरूरी था। ये अभी भी हम बात कर रहे हैं फीचर, जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था उसकी फीचर्स। देन इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए गए प्राइवेट सेक्टर को कि अगर वो बैकवर्ड एरियाज में जाके अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे तो उसको उनको टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे, टैक्स कंसेशंस मिलेंगे। ये इसलिए था ताकि बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप हों। अगला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट क्यों किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के बहुत रीजन थे। और पहली बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको माना जाएगा आज की डेट में, अगर आप उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से नीचे नीचे है और साथ में जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपीस तक का टर्नओवर है, तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट किया जाएगा। और इसमें अब पॉइंट आता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करा क्यों गया, स्मॉल स्केल को प्रमोट क्यों करा गया। पहली बात, इसमें जो इन्वेस्टमेंट कम है, लेबर इंटेंसिव होती है और आपका एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल जाती है इनमें, और ये लेबर इंटेंसिव होती है, ज्यादा से ज्यादा लेबर को काम मिल जाता है। देन इसमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान है। तीसरा है एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है और ये इक्विटी ओरिएंटेड है, रिच और पुअर के बीच का गैप भी कम होगा। बहुत बड़ी बड़ी एक दो फैक्ट्री से अच्छा है कि छोटी छोटी 50, 60 या 100 फैक्ट्रीज हो, तो फिर एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन माना गया। तो ये पॉइंट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के पीछे रीजन। अगला हमारा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का माना जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, ये है आपका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी कहा गया है, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भी इसमें जो मेन फीचर्स क्या थी, सेलिएंट फीचर्स क्या थी। सबसे पहला था पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था, मेन था। प्राइवेट सेक्टर का रोल सेकेंडरी था। देन आपका जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई गई कि जो चीजें हमें फॉरेन से इंपोर्ट करनी है, इंस्टेड हम उन्हें फॉरेन से इंपोर्ट करें, हम उसे अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करें। आपने कहा इसका फायदा क्या होगा, उसके कई फायदे होंगे। कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा, कंट्री के लोगों को जॉब मिलेगी और फॉरेन करेंसी हम सेव कर पाएंगे। हम फॉरेन करेंसी सेव कर पाएंगे उन चीजों के इंपोर्ट के लिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इज आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन के कंपटीशन से बचाया गया। बहुत ज्यादा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई ताकि हमारी इंडस्ट्रीज फॉरेन के कंपटीशन से बची रहें। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट आगे आई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारे कंसेशंस और इंसेंटिव्स दिए गए क्योंकि वो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल जाती है। अब आपने कहा सर गुड इंपैक्ट्स क्या रहे इसके, देखिए सबसे बड़ा गुड इंपैक्ट ये रहा है कि इकोनॉमी में ग्रोथ आई। जो आपका जीडीपी ग्रोथ है 13%, जो कि 1950-51 से लेके 24.6% का ग्रोथ आया जीडीपी में। देन इज उसके बाद हम बात करते हैं कि भी आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो वेल डाइवर्सिफाइड हो गया। पहले हम कुछ ही चीजों को एक्सपोर्ट करते थे, अब हम वेराइटी ऑफ गुड्स को एक्सपोर्ट करने लगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन आया। केवल हम टेक्सटाइल और कॉटन की बात करेंगे, अब हम आयरन एंड स्टील की बात भी करेंगे, अब हम एविएशन की बात भी करेंगे, अब हम इंश्योरेंस की बात भी करेंगे, हम टेलीकॉम कम्युनिकेशन की बात भी करेंगे। तो बहुत चेंजेस आए हैं। देन इज वी टॉक अबाउट मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन आया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गवर्नमेंट ने। जैसे भिलाई की बात करें, भिलाई की जो स्टील प्लांट थे, राउरकेला का स्टील प्लांट था, वो एस्टेब्लिश किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। तो दीज वर द गुड इंपैक्ट्स ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। पर बैड इंपैक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो एक्सेसिव, मतलब पब्लिक सेक्टर का मेन रोल माना गया। तो इससे क्या हो गया कि भी एक्सेसिव डोमिनेंस हो गई, प्राइवेट सेक्टर को उतना आगे बढ़ने नहीं दिया गया। दूसरा जो पब्लिक सेक्टर है वो उसके अंदर इनएफिशिएंसी और करप्शन की वजह से वो डेड सोशल वेट में कन्वर्ट हो गया। पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज लॉस में चली गई। देन आपका लाइसेंस सिस्टम था, लाइसेंस राज था, वो भी एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा था क्योंकि इससे जो हमारे जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उनको लाइसेंस इजीली मिल जाता था और जो लोग डिजर्विंग थे या जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के प्लान में थे, उनके पास नए आइडियाज थे, उन लोगों को इतना इजी लाइसेंस नहीं मिल पाता था। ये भी इसका एक नुकसान था। और दूसरा, हमने अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरेन के कंपटीशन से कुछ ज्यादा ही बचा लिया। तो इससे क्या हो गया, उनके अंदर कंपटीशन की भावना खत्म हो गई, उनके अंदर उतनी पावर नहीं थी कि वो फॉरेन के कंपटीशन को फेस कर पाए। और मोर ओवर हम लोगों ने डिफेंसिव वर्कआउट किया। हम लोगों ने ये सोचा कि हम
फॉरेन करेंसी सेव कर लें। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाकर अपनी फॉरेन करेंसी कमाएं, मतलब इंस्टेड हम उसे सेव करें, क्यों ना हम उसको एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और हम फॉरेन करेंसी कमाएं। तो ये भी इसकी कुछ कमियां रही। तो ये मैंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट इंडस्ट्री रिजोल्यूशन जो पास हुआ वो 1948 में हुआ। जो प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ वो 1950 में एस्टेब्लिश हुआ। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ 1951 में। मोर ओवर जो हमारा प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन था वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। देन वी टॉक अबाउट कि नीति आयोग का नीति आयोग में नीति का फुल मीनिंग क्या है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल मीनिंग है। और देन आपका हु इज ऑल्सो कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, दैट इज पीसी महालनोबिस विल बी कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग। तो होपफुली मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर को मैंने पूरा कवर किया है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, क्विक ब्रशअप देगा आपको इस चैप्टर का आपके एग्जाम्स में। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।